Hello friends, today's topic is एज ऑफ ड्राइडन। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जो हमारी रेस्टोरेशन एज की जो वीडियो थी वो रेस्टोरेशन एज का ही ये एक कंटिन्यूअस है, उसी का एक पार्ट है। उसको आप रेस्टोरेशन एज का पार्ट सेकंड मान लो, एज ऑफ ड्राइडन मान लो। ये एज ऑफ ड्राइडन के नाम से ही मैं इस वीडियो को अपलोड किया है। तो शुरू करते हैं एज ऑफ ड्राइडन। ये रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं, इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। अगर बात करें हम एज ऑफ ड्राइडन की, एज ऑफ ड्राइडन का अगर हम ये डेट देखें, ये स्पेन देखें कितना, ये 1660 से लेकर 1700 तक का ये जो पीरियड है इसको एज ऑफ ड्राइडन माना जाता है। और 1660 से लेकर 1688 तक का जो पीरियड है इसको रेस्टोरेशन एज माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ड्राइडन की डेथ हुई थी 1700 को, तो इसीलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन इससे माना जाता है 1700 तक, और ये 1688 तक एंड माना जाता है रेस्टोरेशन एज का। तो एज ऑफ ड्राइडन के बारे में डिस्कस करेंगे। अ कमेटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड, ये एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का नेम था अ कमेटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1664 में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए थी इंग्लिश लैंग्वेज की। और ड्राइडन इस कमेटी के मेंबर थे। और कौन कौन से मेंबर थे इस कमेटी के? जॉन ड्राइडन, जॉन एवेलियन, एडमंड वॉलर, बिशप थॉमस प्रैट, दीज आर द अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। और इस कमेटी को बनाया किसने था? हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कमेटी? दिस कमेटीज फाउंडर इज चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड इज द फाउंडर ऑफ, he is the founder of this committee, a committee for the improvement of English language। तो एज ऑफ ड्राइडन की डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्राइडन को बोला है, ड्राइडन को हडसन ने बोला है द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज। ही सेड दैट द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज। ये इस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को डिनोट किया है हडसन ने ड्राइडन के लिए। ही चेंज हिज ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज। हमने पहले भी बात की थी, जो फर्स्ट पार्ट था रेस्टोरेशन एज का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ड्राइडन थे वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ चेंज कर लिया करते थे। जैसे पहले वो क्रॉमवेल को सपोर्ट करते थे, जो कि एक डिक्टेटर था, और जब चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं इंग्लैंड में वापस, तो वो उनकी भी प्रेज करनी शुरू कर देते हैं। ओके, तो वो ज़्यादा अगर हम बात करें, ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इब्राहिम काउले। इब्राहिम काउले वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्राहिम काउले। ड्राइडन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इब्राहिम काउले so much. Okay, Dryden wrote for Cowley. Even Dryden wrote for Cowley the darling of his youth. उन्होंने डार्लिंग ऑफ हिज यूथ ये बोला है ड्राइडन ने काउले के लिए, इब्राहिम काउले के लिए। इन 1663 ही स्टार्ट टू राइट प्रेज। 1663 में अगर हम बात करें तो ये उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, प्रेज लिखना शुरू कर दिया। अगर आप देख रहे हो ना, एज ऑफ ड्राइडन मैंने बोला है ये 1660, ये इनका बर्थ नहीं है, ये उनके करियर है जहाँ से उन्होंने अपना मेन वर्क्स प्रोड्यूस करने शुरू किए थे, वो ये 1660 तब से शुरू होता है। 1663 से ये बन गया ना, 3 साल का थोड़ा वो प्ले लिखने लग जाएगा, ये प्ले लिखने शुरू कर दिए थे। ये इसीलिए ये उनका एज ऑफ ड्राइडन माना जाता है, जब उनका डोमिनेंस था उनका वर्क्स, यानी कि उस जिस पीरियड में वो ज़्यादा जाने जा रहे थे ड्राइडन, उस पीरियड की बात हो रही है 1660 टू 1700। और इस एज में अगर देखें तो थिएटर्स भी रीओपन हो गए थे। बहुत से राइटर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी, देख रहे थे राइटर्स के बहुत अर्निंग है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है थिएटर में, तो क्या उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ड्राइडन ने भी प्लेस लिखे, मगर ड्राइडन की पोइट्री बेटर है, उनकी पोइट्री ज़्यादा अच्छी है उनके प्लेस से अगर कंपेयर करें तो।
तो 1667 में उन्होंने पोइम भी लिखी थी और पोइम थी एनानस मिराबिलिस। और ये जो पोइम थी, ये इस पोइम में उन्होंने दो फेमस जो इंग्लैंड के इवेंट्स थे उनका जिक्र किया है। एक था हॉलैंड वर्सेस इंग्लैंड वॉर, जो वॉर चल रही थी हॉलैंड के साथ इंग्लैंड की, उसका जिक्र किया गया है। और ग्रेट फायर ऑफ लंदन का भी इसमें डिस्कशन की है एनानस मिराबिलिस ये पोइम में ड्राइडन ने। तो इस में देखा जाए और इस इवेंट में देखा जाए, आफ्टर दीज इवेंट्स इंग्लैंड न्यू हर पावर। तो इस इवेंट के बाद क्या हुआ, तो इसमें जो वॉर चल रही थी उसमें भी इंग्लैंड की मतलब विक्ट्री होती है, वो जीत जाता है। और जो इस ग्रेट फायर ऑफ लंदन से भी वो मतलब इतना जूझता है, मगर इंग्लैंड को अपनी पावर पता चल जाती है। वो अब और ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, इंग्लैंड और ज़्यादा डेवलपमेंट करता है पहले से भी ज़्यादा। तो इसीलिए वो इस पोइम में वो रेग्रेस नहीं दिखाता, वो खुश है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ और इस इंग्लैंड के पास इतनी पावर है। और इन 1668 ही बिकम पोइट लॉरेट। तो वो पोइट लॉरेट भी बने थे। अगर ड्राइडन की बात करें तो वो जाने जाते हैं फर्स्ट पोइट लॉरेट। ड्राइडन इज इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरेट। तो फर्स्ट पोइट लॉरेट बने थे 1668 में, और चार्ल्स सेकंड ने उनको पोइट लॉरेट बनाया था। और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत नेम भी उनको मिला और फेम भी मिला। और उन्होंने साथ ही साथ अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया, अपना फेथ भी चेंज कर लिया, वो बन गए कैथलिक। ही बिकेम कैथलिक। बट हुआ क्या, कैथलिक का तो वहाँ पे क्या हुआ था, कैथलिक को तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ रहा था। तब चार्ल्स सेकंड ने भी अपना वैसे तो फेथ चेंज कर लिया था, वो प्रोटेस्टेंट बन गए थे, मगर बाय हार्ट वो एक कैथलिक थे। ड्राइडन और जो नेम एंड फेम मिला था ना पोइट लॉरेट बनने के बाद, जब उन्होंने अपना ये कैथलिक धर्म को अपना लिया, अपना चेंज कर लिया, अपना फेथ चेंज कर लिया, तो उसका जो सारी नेम फेम था वो सारा डूब जाता है। तो अब क्या होता है, उसको तो डिसमिस भी कर दिया जाता है पोइट लॉरेट के पोस्ट से भी। तो इसको इतना सहना पड़ता है इस चेंज की वजह से। तो ड्राइडन ने पॉलिटिकल सटायर्स भी लिखे थे। उनके सटायर्स की बात करें तो एब्सैलम एंड अखीतोफेल जो 1681 में लिखा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। और ये जो वर्क है ये बिब्लिकल स्टोरी पे बेस है। बिब्लिकल यानी कि बाइबल की एक स्टोरी है, वो बाइबल ही सोर्स है, उससे सोर्स लिया है और इन्होंने ये वर्क लिखा है। और इस वर्क में उन्होंने रिप्रेजेंट की है चार्ल्स सेकंड की लाइफ को, कैसे वो अय्याश किस्म का है, इस टाइप से वो उन्होंने पेश किया है इस वर्क में। देन आ जाता है मैकफ्लेक्नो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी इन फ्यूचर। तो ये एक सैटायरिकल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मैकफ्लेक्नो ड्राइडन का वर्क है। देन आगे हम बात करते हैं जॉन विलमॉट, ये अनदर राइटर है। ड्राइडन के बारे में तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है, आगे हम जो और राइटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आ जाते हैं जॉन विलमॉट। जॉन विलमॉट है, ये एक पोइट्री राइटर हैं, इन्होंने पोइम्स लिखी हैं, पोइट्री लिखी है। और इनकी बात करें तो इनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने डेथ बेड कन्वर्सेशन के लिए। डेथ बेड कन्वर्सेशन क्या होती है, जब कोई मरने के किनारे होता है तो उस बंदे से सारी बातें करनी, उनकी जो क्या क्या इच्छाएं रह गई हैं, क्या क्या वो करना चाहता था, वो क्या उसके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस रहे हैं, ये सब कुछ वो अच्छे से कर लेते थे जॉन विलमॉट।
ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये जॉन विल्मॉट। तो उनकी जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल ऑफ पोइट्री है, उसमें हमें मिक्सचर मिलता है, उसमें वो मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उनके जो फीचर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलता है, कैविलियर जो पोइट्स हैं उनकी भी हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो ऑगस्टन आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ऑगस्टन एज के जो राइटर हैं उनके जो पोइट्स हैं ऑगस्टन एज के, उनकी जो पोइट्री के फीचर्स हैं वो भी इनमें देखने को मिलते हैं। तो इनका अगर बेस्ट पोइटिक वर्क की बात करें वो है द मेम्ड डी बैच, सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत कर रही हूँ, डी बैचुए। ओके, दिस इज द वर्क बाय जॉन विल्मॉट। आगे आ जाते हैं प्रोज राइटिंग के। प्रोज राइटिंग की अगर बात करें तो ड्राइडन भी पीछे नहीं रहे, ड्राइडन ने भी लिखा है भाई। ड्राइडन की हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्होंने एसे ऑफ ड्रामेटिकल पोइट्री लिखा था। ये कब लिखा था? ये इस वर्क के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि ट्रेजेडी भी अच्छी होती है, ट्रेजेडी को डिफेंड किया था इस एसे में इन्होंने, ड्राइडन ने। देन सैमुअल बटलर, ये भी बहुत फेमस इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, और इस एज के रेस्टोरेशन एज के जॉन ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन के सैमुअल बटलर, इनका जो फेमस वर्क है दैट इज़ हुडीब्रास। ये जो वर्क लिखा गया और पब्लिश हुआ है 3 पार्ट्स में इन्होंने पब्लिश करवाया है, लिखा है इसको, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको इन्होंने 1663 में पब्लिश करवाया, और जो सेकंड पार्ट है हुडीब्रास का वो 1664 में पब्लिश करवाया, और जो लास्ट एंड थर्ड पार्ट है वो 1678 में पब्लिश करवाया। और ये जो वर्क है ना हुडीब्रास, ये सैटायर है, और ये सैटायर है प्यूरिटन्स के ऊपर, और ये क्योंकि प्यूरिटन्स के ऊपर सैटायर है ना, इसीलिए ये वर्क चार्ल्स सेकंड को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो खिलाफ थे ना, अंदर अंदर ही वो खिलाफ थे, चाहे वो प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं मगर वो अंदर से तो कैथोलिक ही हैं। वो सटायर किया था प्यूरिटन्स के ऊपर, इसीलिए चार्ल्स सेकंड को भी पसंद आया है। ओके, देन अगर बात करें आगे जो फेमस राइटर है दैट इज जॉन बनियन। जॉन बनियन 1628 से लेकर 1688 ये इनका लाइफ स्पेन है। वो अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं, उनका फेमस वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सिविल वॉर, जो सिविल वॉर हो रही थी इंग्लैंड में ही, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मगर ऐसा नहीं पता ये किसकी साइड पे थे। सिविल वॉर हुई थी ना, हमने डिस्कस किया था जो प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आप मेरी सारी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो मैं वीडियोस सेंड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, आप देख रही हो तो आप अच्छे से समझ पा रहे होगे कि सिविल वॉर में 2 पार्ट्स में बटा हुआ था इंग्लैंड, एक तो रॉयलिस्ट थे, दूसरी तरफ थे पार्लियामेंटेरियंस। तो सिविल वॉर में किसकी तरफ थे ये जॉन बनियन, ये हमें नहीं पता, मगर ऐसा माना जाता है ही वॉज चार्ज फॉर द अनलॉफुल मीटिंग अटेंड, मगर इनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया था कि उन्होंने अनलॉफुल गैर कानून तरीके से मीटिंग को अटेंड किया है, बुलाई है, मीटिंग की है, तो इसीलिए उनको 12 साल जेल में भेज दिया गया। और उनको कौन सी जेल में भेजा गया, वो बेडफोर्ड जेल में उनको 12 साल बिताने पड़े, और जेल में ही उन्होंने अपने बहुत अच्छे वर्क प्रोड्यूस किए, ग्रेट वर्क प्रोड्यूस किए। तो 12 साल के लिए एक बार गए थे ये बेडफोर्ड जेल में, और सेकंड टाइम भी वो जेल में गए थे, वो 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के लिए भी उनको जेल में 2 बार जाना पड़ा है जॉन बनियन को। और उसके बाद इन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो वर्क है वो इन्होंने लिखा, और इस वर्क लिखने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद इनको लाइसेंस मिल जाता है प्रीचिंग करने का। प्रीचिंग करना मतलब यानी कि जो टीचिंग देते हैं, रिलीजियस टीचिंग देते हैं, उपदेश देने का इनको लाइसेंस मिल गया था, और जिसके बाद ये मिनिस्टर ऑफ चर्च भी बन जाते हैं। और जैसे अगर बात करें तो ये इन्होंने बहुत सारा बुक्स रीड नहीं की थी, मगर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे वर्क प्रोड्यूस किए हैं। तो आगे जॉन बनियन के बारे में ही है। तो ऑल्दो ही रोट सो मैनी बुक्स, लिखी तो बहुत है,
पढ़ा नहीं इतना, मगर फिर भी इन्होंने बहुत सी जो बुक हैं क्या की है, लिखी हैं। बट 4 वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से जो फेमस हैं और इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउंडिंग, लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, द हॉली वॉर। दीज आर द फेमस वर्क बाय जॉन बनियन। और इस वर्क में हमें इनका जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके सारे ही वर्क्स में, वो है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द इंग्लिश बाइबल। इंग्लिश बाइबल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जॉन बनियन के जो भी वर्क्स हैं उनके ऊपर। आगे आ जाते हैं विलियम टेम्पल। विलियम टेम्पल ये एक राइटर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, विलियम टेम्पल का। इस वर्क में वो कंपेयर करते हैं रेस्टोरेशन वर्क को एंशिएंट वर्क के साथ, और वो अपने जो स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। विलियम टेम्पल स्टाइल, इनका जो स्टाइल है लिखने का उसके लिए जाने जाते हैं। देन जोनाथन स्विफ्ट ये सेक्रेटरी थे, क्योंकि पॉलिटिशियन थे ना, जो पॉलिटिशियन थे, इसीलिए जो जोनाथन स्विफ्ट हैं जो आगे जाके ये भी बहुत ग्रेट राइटर बनते हैं। जोनाथन स्विफ्ट सेक्रेटरी थे विलियम टेम्पल के। ओके, विलियम टेम्पल के जोनाथन स्विफ्ट सेक्रेटरी थे। ओके, देन आगे बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किए। इम्पॉर्टेंट इनका वर्क्स की अगर बात करूँ वो है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो पब्लिश हुआ 1690 में। और इस वर्क में इन्होंने एक टर्म दी दैट इज टैबुला राजा। इसमें जिसका मतलब है माइंड इज एम्प्टी स्लेट। माइंड इज एम्प्टी स्लेट यानी कि जो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल साफ है। जैसे वो बोलते हैं ना, जॉन लोग ऐसे लोग बोलते हैं, अगर आप साइकोलॉजी भी पढ़ो तो उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो बोलते हैं ना, जो ह्यूमन माइंड है, खास करके जो बच्चा है ना, वो एक टैबुला रासा है उसका दिमाग। आप जैसा भी उसमें भरोगे ना, एक बिल्कुल एम्प्टी स्लेट है, तो वो उसको जैसा चाहोगे वैसा उसमें भर सकते हो एक बच्चे के दिमाग में। ये टैबुला रासा ये जॉन लॉक की ही दी हुई टर्म है। तो एज ऑफ ड्राइडन, हम एज ऑफ रेस्टोरेशन की अगर बात करें तो हमें 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक है द क्विकर्स, दूसरा है द डिएस्टर्स। जो द क्विकर्स के जो हम बात करें, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? जॉर्ज फॉक्स, विलियम पेन, रॉबर्ट बार्कले, ये द क्विकर्स के हैं मेंबर। और दूसरी तरफ है द डाइस्ट, ये लॉर्ड शेक्सपियर, जॉन रे, जॉर्ज टेम्पल, द मार्क्विस्ट ऑफ हैलिफैक्स, ये डाइस्ट्स के मेंबर हैं। तो अगर बात करें ये जो द क्विकर्स है, ये जो ग्रुप है वो क्रिश्चियनिटी को अलग ही तरीके से देखता है। इनको क्रिश्चियनिटी को देखने का अलग ही वे है। तो ये बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इनके बारे में, इन ग्रुप्स के बारे में। मुझे शेयरिंग करना अच्छा लगा आपके साथ। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।